कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। कुर्वन् एव इह, इह मीन्स यहाँ, इस जीवन में, इन दिस लाइफ, कुर्वन् एव, एवं मतलब डेफिनेटली, इंडीड, काम करते हुए जरूर, जिजीविषेत, जीने की इच्छा करनी चाहिए, शतम समाह, समाह मतलब ईयर्स, वर्ष, वर्ष, संवत्सर, समा, संवत, तो ईयर्स के लिए बहुत सारे संस्कृत में वर्ड है। तो यहाँ समाह मतलब वर्ष, व्यक्ति को 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखनी चाहिए काम करते हुए। एवं त्वयि, यही तुम्हारे लिए उचित है, इतः अन्यथा, इससे दूसरा, न अस्ति, और कोई रास्ता तुम्हारे पास नहीं है। न कर्म लिप्यते नरे, जो काम है, कर्म, एक्शन, वो मनुष्य में लिप्यते, चिपकता नहीं है। तो पूरा भाव क्या हुआ? व्यक्ति को 100 साल तक जीने की इच्छा रखनी चाहिए काम करते हुए, यही तुम्हारे लिए प्रिस्क्राइब्ड है, इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। और मैसेज, काम तुम में नहीं चिपकता है, तुम कर्म में चिपक जाते हो। बी अवेयर कि तुम्हारा प्रॉब्लम तुम्हारे काम नहीं, वो काम के साथ चिपकना है। पहली चीज है कि 100 साल जीने की इच्छा करो। तो आप 100 कहेंगे, आप कहेंगे 100 क्यों, 1000 क्यों नहीं? यही लॉ ऑफ नेचर है, ह्यूमन बीइंग की जो लाइफ है, इट्स अबाउट 100 ईयर्स। 10, 15, 20 साल आगे पीछे हो सकता है, कोई 110, 115, 120 जी जाए, कोई 70, 80, 60 जी जाए, दैट्स ए डिफरेंट थिंग। पर एवरेज जो है 100 साल जीने की इच्छा रखनी चाहिए, मतलब फुल स्पैन ऑफ लाइफ, आप बीच में ना मरें। ऐसा तो इच्छा रखने से नहीं होगा ना। जब आप इच्छा करते हैं ना किसी चीज को अचीव करने के लिए, भाई मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, अकाउंटेंट बनना है, फेमस बनना है, मुझे ये बनना है, तो फिर आप उसके हिसाब से अपना लाइफस्टाइल बनाते हैं, उसी हिसाब से आप एफर्ट्स करते हैं। अगर आपको पता ही नहीं है आपको क्या बनना है, फिर तो आप मार्केट में घूमते रहोगे, इधर खा लो, इधर चाय पी लो। वो जैसे भारत में होता है, जो बेकार बच्चे होते हैं बेचारे, बीए पास है, बीए फेल है, मैट्रिक पास है, मैट्रिक फेल है, सुबह अपना बाइक लेकर चले गए, जिसके पास बाइक नहीं तो साइकिल लेकर चल पड़ा, साइकिल नहीं तो पैदल, कहाँ, बगल पास के मार्केट में, बाजार में, वहां घूमते रहे, पान दुकान के पास एक पान खाया, 2 घंटा वहां बैठ गया, चाय दुकान में गया, एक दो चाय पिया, वहां बैठ कर बोले गया, किसने बोला चलो वहां चलते हैं, वहां चल पड़े। इसको कहते हैं आवारागर्दी करना। क्यों? क्योंकि कोई गोल नहीं है, कोई कोई पर्पस नहीं है, तो आपको कैसे टाइम स्पेंड करना है आपको पता नहीं। और वही बच्चा जिस दिन उसको जॉब लग जाता है, बा उसके लाइफ में कोई गोल हो जाता है, फिर वो एक सिस्टमेटिक वे में लाइफ जीना शुरू कर देता है। अब उसको जॉब लग गया, सुबह 5 बजे उठने के, 5 बजे उठना है, 6 बजे ऑफिस पहुंचना है, काम पर पहुंचना है, शाम को 7 बजे 6 बजे घर आना है, घर आकर के फिर उसको घर के लिए काम करना है। सो उसकी लाइफ फिर एक एक रूटीन में आ जाता है। जब तक आपका कोई गोल नहीं, पर्पस नहीं, अब आवारागर्दी करते हैं। अच्छा, मजेदार बात क्या है, हर कोई व्यक्ति मरना तो नहीं चाहता, पर बहुत कम लोग हैं जो जीने की गोल बना के काम करते। पूछो आपके बच्चों को, टीन एज के बच्चों को पूछो, यंग बच्चों लोगों को पूछो, जो
पैसा कमाने के पीछे पड़े हुए हैं, उनसे पूछो, उनकी लाइफस्टाइल देखो, क्या रखा है, कुछ पता ही नहीं, लाइफ के बारे में कुछ नहीं, जीना है नहीं जीना कुछ पता नहीं। और इसका सिम्टम क्या है कि आपको पता ही नहीं लाइफ क्या है, कितने दिन जियोगे नहीं जियोगे, कुछ प्लान पर कुछ नहीं। क्या सिम्टम? कि जब मर्जी सोते हो, जब मर्जी खाते हो, जब मर्जी कुछ भी करते हो, कुछ भी खा जाते हो, कभी भी खा जाते हो, कभी भी सो जाते हो, जितना मर्जी सो जाते हो, कोई प्लानिंग नहीं ना। और जब आप अनप्लान्ड लाइफ जीते हैं, फिर 100 साल थोड़े ही जिएंगे, फिर तो 40 साल भी हो सकता है, 50 साल भी हो सकता है, 60 साल भी हो सकता है। मंत्र क्या कहता है? 100 साल अगर भगवान ने तुम्हारे लिए लाइफ स्पैन रखा है, तो पूरी लाइफ जीने की इच्छा रखो। इच्छा रखने से तो नहीं होगा ना, इच्छा रखोगे तो फिर तुम उसी हिसाब से अपना रूटीन बनाओगे, लाइफस्टाइल बनाओगे। मुझे 100 साल जीना है, हाँ ठीक है, मान लीजिए 100 लोग अपना गोल फिक्स करते हैं, उसके लिए एफर्ट्स करते हैं, 100 लोग वहां नहीं पहुंचेंगे, वो तो किसी भी फील्ड में नहीं होता है। आप किसी भी गोल रख करके 100 लोग चले, उसमें हो सकता है 50-60 सक्सेसफुल होंगे, 40 नहीं होंगे। तो नहीं होंगे मतलब बर्बाद तो नहीं होंगे ना, किसी हाफ वे तक जाएंगे। बेटर बिना गोल से गोल रखना, थोड़ा आप हाफ वे आगे आ जाते हो। तो ठीक है, अब ये समझ में आ गया कि 100 साल तक जीने की भगवान ने दे रखी है, और कोशिश करना चाहिए कि वी हैव टू लिव दैट फुल स्पैन ऑफ लाइफ। पर कैसे जिए? कुर्वन्नेवेह कर्माणि, काम करते हुए ही 100 साल जीने की इच्छा रखना। काम करते हुए क्यों? आप 100 साल तो जी गए, पर आप चल नहीं पाते हैं, फिर नहीं पाते हैं, देख नहीं पाते हैं, चबा नहीं पाते हैं, आपको पकड़ना पड़ता है, बेड में पड़े हैं, सांसें नहीं चल, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। ये कोई जिंदगी है कि आप डिपेंडेंट होकर के जियो? 100 साल तक जियो। वो वेद मंत्र आता है ना, आशीर्वाद के रूप में हम यूज करते हैं, अदीना श्याम शरद शतम। हम 100 साल तक जिए अधीन होकर के। दीन समझते हैं, दीनता, बेचारगी, डिपेंडेंसी, है ना, हेल्पलेसनेस। और अधीन, हेल्पलेस होकर के नहीं, इंडिपेंडेंट होकर के, एक्टिव होकर के मैं 100 साल तक जीऊं। किसी बेचारगी के साथ नहीं, किसी के आने पर मैं खड़ा होऊंगा, किसी के पकड़ने पर मैं खाना खाऊंगा, नहीं। हे प्रभु, मुझे ऐसी सामर्थ्य दो, ऐसी एबिलिटी दो कि मैं बेचारगी के साथ, हेल्पलेस होकर के 100 साल ना जीऊं। हेल्प, मैं स्ट्रांग, एक्टिव, इंडिपेंडेंट होकर के 100 साल तक जीऊं। ध्यान रखिए, आपके चाहने से आप नहीं जिएंगे, पर अगर चाहते हैं तो चाहना इज द फर्स्ट स्टेप टू अचीव दैट गोल। देन यू हैव टू पुट योर एफर्ट्स इन दैट, इनटू दैट, है ना। तो ऐसे ही तो होता है, आप गोल फिक्स करते हैं, फिर आप एफर्ट्स डालते हैं। इसका मतलब है कि आपको हेल्दी, इंडिपेंडेंट होकर के जीना है। जीने का रास्ता क्या है? इसका एक ही तरीका है, क्या? कुर्वन् एव इह कर्माणि, काम करते हुए। अगर तुम काम करते रहते हो तो 100 साल तक जी सकते हो और हेल्दी भी हो सकते हो। लंबा जीना और हेल्दी लाइफ जीने का संबंध किसके साथ है? काम कर, एक्टिव लाइफ के साथ है। अब एक्टिव लाइफ छोड़ दीजिए, मान लीजिए 60 साल में अपने एक्टिव लाइफ छोड़ दिया, तो आपने 20 साल 25 साल कम वैसे ही कर दिया। आपको पता है
सरकारी जॉब से रिटायर्ड होने वाले 58, 60, 65 तो बहुत रेयर होता था, रिटायर्ड होने वाले लोग 5-10 साल के अंदर 70% लोग मर जाते थे। आज भी मर जाते होंगे। क्यों? 3 चीजें। उनके लाइफ में कभी कोई गोल नहीं रहा। बस माँ बाप ने जैसे तैसे करके पैसा कमाना है तो सरकारी जॉब ले लिया। सरकारी जॉब भी वैसे ही, बस जाओ जैसे तैसे काम करके घर आ जाओ, कोई गोल नहीं। एक एक वो होता है ना, रोबोट की तरह लाइफस्टाइल है। रिटायरमेंट के बाद क्या करना, कोई गोल नहीं। रिटायर्ड हो गए तो अब क्या करें, सुबह उठ के क्या करें, डिप्रेशन में चले गए, क्योंकि गोललेस लाइफ, कोई प्लानिंग नहीं, कुछ नहीं, कोई पर्पस नहीं। रिटायर्ड लाइफ को कैसे इन्वेस्ट करना है, कहाँ कैसे अपने आप को बिजी रखना, कोई प्लानिंग नहीं। रिटायर्ड होने के बाद से पत्नी की प्रॉब्लम शुरू हो गई घर में, क्योंकि अब वो 24 घंटे किचन के आसपास मंडराएगा। क्या बना रही हो? भिंडी की सब्जी। ये भिंडी आपने ऐसे क्यों काटा है? ऐसे कि थोड़े ही काटते हैं। ये बर्तन यहाँ क्यों पड़ा है? बेड क्यों अभी तक नहीं लगा है? ये बाथरूम में ये क्यों ऐसा पड़ा है? तो पत्नी परेशान। रिटायर्ड लोगों के पत्नियां परेशान हो जाती थी। जो पत्नियां पहले तो सब पत्नियां जब बहुत कम करती थी ना, तो वो भगवान से प्रार्थना करती है कि इसको कुछ नहीं, बाहर चला जाए, ताश खेले, कहीं चला जाए, बस घर से 4-5 घंटे चला जाए, थोड़ी सुकून मिले, शांति मिले। बच्चे घर भी घर में है तो उनके जीवन नर्क हो जाएगा। क्या बात है, 7 बज गया, तुम अभी तक उठे नहीं हो, तुम्हारी पत्नी ये क्या कपड़े पहन के घूम रही है, तुम आज नहीं जाओगे। तो शुरू हो जाता है टोकना टोकना। लाइफ में तो कुछ है नहीं है, और फिर सबको परेशान करते करते खुद भी अंदर से डिप्रेशन में जीते जीते 5-10 साल मुश्किल से झेलते हैं साहब। और ये वेस्टर्न लोग जानते हैं जी ना। ये तो 40 साल में भी रिटायर्ड हो जाए तो भी 80 साल तक जीते, क्योंकि इनको पता है लाइफ जॉब और रिटायरमेंट से जुड़ा हुआ नहीं है लाइफ। पर हमारे क्यों पता नहीं भारतीय लोगों को किसी ने कुछ नहीं समझाया सिवाय पैसा कमाओ पढ़ो। मतलब पिछले 50-100-200 साल से हमने एक ऐसा सिस्टम सोसाइटी में बनाया, बस पैसा कमाओ, पैसा कमाने के लिए पढ़ो, खाओ पियो, मर जाओ। बच्चा पैदा करो, बच्चे को भी फोर्स मार पीट के कुछ बना दो, फिर साफ हो जाओ, और कुछ नहीं। ना खुद के लाइफ में कोई एंटरटेनमेंट एंजॉय, ना फैमिली के लाइफ में कुछ एंजॉय। बस ये एक अजीब तरह की हमने हमने एक सोसाइटी बनाई थी जो आज भी बहुत हद तक है। ये अच्छा है कि जो नया जनरेशन है बिल्कुल अलग है, वो लाइफ को एंजॉय करना जानता है, वो अलग बात है। वो एंजॉयमेंट हर एक का अलग अलग तरीका है, वो अच्छे तरीके से करते हैं या रंग तरीके से, दैट्स ए डिफरेंट थिंग। और एक हमारे भारतीय लोगों की समस्या है, बात चल रही तो बोलते बोलते चलो। हम पैसा पसीना बहाकर कमाते हैं, रगड़ रगड़ के कमाते हैं, और खाते हैं पहनते हैं वही सूखा मुखा खाते हैं। और किसके लिए रख जाते हैं? बच्चों के लिए। तो बच्चों की तो दोनों तरफ से मजा है, माँ बाप की पैसा भी उनका और अपनी कमाई की भी पैसा। तुम क्या गधा बन के पैदा हुए थे, गधा बन के मर गए। पैसा बेईमानी करके भी कमाते हैं, ईमानदारी से भी कमाते हैं, मेहनत करके भी कमाते हैं, करप्शन भी करते हैं, सब करते हैं, पर खुद के लिए नहीं, ज्यादा सब बच्चों के लिए। आपको लगेगा नहीं बड़े त्यागी हैं, बच्चों की भलाई के लिए करते, अरे नहीं, वो कुछ इग्नोरेंट है। एक ऐसा ऐसे सोसाइटी है जिनको ना लाइफ क्या है पता है, वो तो कुछ नहीं पता, बस एक फ्लो में चलते हैं, थोड़ा बहुत पैसा आ जाता है, बस कुछ नहीं, इग्नोरेंट लाइफ। आपको लग रहा होगा नहीं बच्चों के खुशी के लिए सब करते हैं, और जो बच्चों के खुशी के, मरने के बाद जो बच्चों के लिए करोड़ों रुपया छोड़ के जा रहा है, वो जीते जी घर घर में बच्चों को शांति से क्यों नहीं रहने देता है?
कभी सोचा है बेटा बहू बेटी दामाद से क्यों उनकी नहीं पड़ती है, अगर इतना बच्चों को के ख्याल रखते हैं? इसका मतलब उसको कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। 100 साल तक जियो, सुखपूर्वक जियो, स्वस्थ होकर के जियो, और ये तभी होगा जब आप एक्टिव लाइफ जियोगे। एक्टिविटी को, जॉब से रिटायर्ड हो जाओ पर एक्टिव लाइफ नहीं छोड़ना। रिटायरमेंट लेने से पहले प्लानिंग कर लेना कि तुम्हें कैसे लाइफ, रिटायरमेंट के बाद तो ज्यादा लाइफ अच्छा मजेदार होना चाहिए था, क्योंकि अब आप फ्री हो, जिम्मेदारियां नहीं है, आप जो चाहो कर सकते हो। जो आपकी इच्छाएं जो पूरी नहीं हुई थी बच्चों को पालने पोषने में, आपको कुछ पढ़ना था तो आप पढ़ सकते हो, आपको दुनिया घूमना था आप घूम सकते थे, आपको कोई आर्ट क्राफ्ट कुछ भी करना था, आपको कुछ खेलना था आप खेल सकते हो, कुछ भी। आप अपने वो जो अनफुलफिल्ड डिजायर हैं, अपूर्ण इच्छाएं, उनको आप पूरा कर सकते थे अगर प्लान्ड लाइफ करते हैं। और अगर थोड़ा बहुत आप इन्फॉर्म्ड हैं, शास्त्र वगैरह को जानते पढ़ते, फिर तो और बेटर लाइफ होता। हमारे शास्त्र प्रिस्क्राइब करते हैं रिटायर्ड होने के बाद उसको वानप्रस्थ जीवन कहते हैं, उसको रिटायर्ड नहीं कहते। अब आपके जीवन में परिवार के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई, पर आप बैठना नहीं, काम करते रहना। गोल पोस्ट चेंज हो जाएगा, पर्पस चेंज हो जाएगा, पर काम आप वही करते रहना, काम एक्टिव रहना। कल तक आप बच्चों के लिए करते थे, परिवार के लिए, अब अपने लिए करो, सोसाइटी के लिए करो, अपनी लाइफ के को खुश करो और सोसाइटी के लिए कुछ करो। तो काम करना जरूरी है। वो आता है ना श्लोक, उसमें नीति शास्त्र में एक श्लोक आता है, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, न हि सुप्तस्य सिंहस्य मुखे प्रविशति मृगः। अगर कोई सिर्फ चाहे कि मैं धनी बन जाऊं, गरीब बन जाऊं, ज्ञानी बन जाऊं, लंबा लाइफ जी लूं, खाली चाहने से नहीं होता है, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। शेर कितना भी पावरफुल हो, जंगल का राजा है शेर, बड़ा पावरफुल है, पर अगर वो सोता रहे, सोचे कि मैं तो राजा हूं, मैं तो पावरफुल हूं, मुझे खाना मिल जाएगा, वो भूखा मर जाएगा, कोई नहीं आने वाला। उसके मुंह में वो हिरण या खरगोश अपने आप नहीं घुसने वाले, उसको शिकार करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। हमारे यहाँ जो भी सोशल सिस्टम बनाया गया या जो भी रिलीजियस कंसेप्ट सब आए, उन सबके बैकग्राउंड में कर्म इन्वॉल्व था। ये जो लाइफ स्टेज को हमने 4 भाग में बांटा ना, क्या, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, उस लाइफ स्टेजेस को हम क्या बोलते हैं? आश्रम। आजकल तो अब आश्रम सुनते ही आपको लगता है कोई बाबा जी का मठ होगा, नहीं, ये बाबा लोग भी अब निठल्ले हो गए मठ बना करके। आश्रम, श्रम समझते हैं, श्रम, श्रमिक मेहनती। लेबर, इंडस्ट्री, हार्ड वर्क, ये चारों आश्रमों में श्रम छुपा हुआ है। चारों तरफ से श्रम ही श्रम है। स्टूडेंट लाइफ में भी काम करो, गृहस्थ में भी श्रम है, वानप्रस्थ में भी श्रम है, सन्यास में भी श्रम है। श्रम के बिना सन्यासी भी नहीं। हाँ, आपका इंटेंशन चेंज हो जाएगा, काम करने का तरीका चेंज हो जाएगा, काम बदल जाएगा, पर काम तो करना है ना। आश्रम, ये तो हुआ आश्रम व्यवस्था। हमने सोसाइटी को भी डिवाइड किया 4 क्लासेस में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। उसका क्या नाम दिया? वर्ण। आपको पता है वर्ण का क्या मतलब होता है? वर्ण करना, टू चूज, मतलब आपके क्या आप चूज करते हैं उसके बेस पर आपका वर्ण होगा। चूज मतलब
क्या जॉब, क्या प्रोफेशन, क्या एक्ट आप चूज करते हैं, क्या काम आप चूज करते हैं। आप ज्ञान के फील्ड में काम करते हैं तो आप ब्राह्मण वर्ण के कहलाएंगे। आप पावर के फील्ड में काम करते हैं, रूल करने के फील्ड में, तो आप क्षत्रिय कहलाएंगे। आप धन कमाने के फील्ड में काम करते हैं तो आप वैश्य कहलाएंगे। आप हैंडीमैन के काम करते हैं तो आप शूद्र कहलाएंगे। पर काम वहां भी है। वो वेदों में आता है, क्रतु मयाः पुरुषः, मतलब एक इंडिविजुअल इज फुल ऑफ एक्शन। वेदों में तो भरा पड़ा है कर्मठ जीवन का। तो उसमें एक वो तैत्तिरीय आरण्यक में आता है, तो वो जो 10-12 जो मंत्र है, उस मंत्र के हर मंत्र के आखिर में आता है चरई वेती, चलते रहो चलते रहो, चल कीप कीप मूविंग कीप मूविंग कीप मूविंग। जिसकी पसीना नहीं बहता है, लक्ष्मी उसके पास नहीं आती है। परमात्मा उसी का सखा है, दोस्त बनता है जो मेहनत करता है। इसीलिए हो रहे रोहित, चरे वेती, चलते रहो, कुछ ना कुछ करते रहो, एफर्ट्स करते रहो। जो बैठा रहता है उसका भाग्य बैठ जाता है, जो सोता है उसका भाग्य सो जाता है, जो खड़ा होता है उसका भाग्य खड़ा होता है, जो चलता है उसका भाग्य चलता है। इसीलिए चलते रहो। चलता है मतलब प्रोग्रेस करता है ना। जब तक आप एफर्ट्स नहीं करोगे तो प्रोग्रेस कैसे होगा, है? आस्ते भगा आसीनस्य ऊर्ध्वस्तिष्ठति तिष्ठत शेते निपद्यमानस्य चराति चरतो भगश्चरैवेति चरैवेति चरन् वै मधुविन्दति चरन् स्वादु मुदुम्बरम् स्पस्य सूर्यस्य श्रमाणं युनतन्द्रयते चरन् चरैवेति चरैवेति। मेहनत करता हुआ आदमी ही शहद मीठास पाता है। देखो सूरज को चलते हुए कभी नहीं थकता, इसीलिए चलते रहो चलते रहो। अब ये किस शास्त्र में लिखा है? किसके शास्त्र में? हमारे शास्त्रों में। और दुनिया में सबसे ज्यादा कामचोर कौन है? हम ही है ना। कोई इनोवेशन हमारे में नहीं होता, हम काम करते हैं उतना जितना पैसा मिल जाए। तो ये प्रॉब्लम है। उपनिषद कहता है कर्म करते हुए 100 साल की जीने की इच्छा करो। ठीक है जी, यहां तक पहुंच गए हम। आगे क्या? अगर नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? एवं त्वयि न अन्यथा इतः अस्ति, इतना ही तुम्हारे लिए प्रिस्क्राइब्ड है, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं है। चलो तुम मेहनत नहीं करोगे, तुम ही बता दो और किससे तुम सुखी स्वस्थ लंबा आयु जियोगे? कोई तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन है तो मुझे बता दो। कोई ऑप्शन नहीं है। देखिए, हमने काम कर, फिजिकल एक्टिविटी चेंज हो गया, सोशल स्ट्रक्चर चेंज हुआ, काम करने का तरीका चेंज हुआ। पहले हम फिजिकली काम ज्यादा करते थे, आजकल हम इंटेलेक्चुअल काम ज्यादा करते हैं। तो हमें एक जगह बहुत ज्यादा बैठना पड़ता है, और घर भी आते हैं तो टाइम नहीं मिलता कि हम फिजिकल एक्टिविटीज कर पाए। तो हुआ क्या? तो फिर आपको डॉक्टर बोलता है फिर तो जिम जाओ, वॉक करो, एक्सरसाइज करो, योगा करो, काम करो। नहीं तो पैसा कमाते कमाते पता चला पैसा रह गया, बच्चे एंजॉय करेंगे, तुम गधे की तरह खाए पिए मर गए अचानक, कुछ नहीं फायदा हुआ। गधा मत बनो। गधा का मैं क्यों कह रहा हूं समझ में आ रहा है? शायद आप नहीं समझ पा रहे, मैं गधा कोई ऐसे मजाक में नहीं कह रहा हूं, सीरियसली कह रहा हूं। क्योंकि हमारे शास्त्रों में आता है चंदन की लकड़ी गधा गधा ढोता है। चंदन समझते हैं, सैंडलवुड, पर मजा कोई और लेता है सैंडलवुड का। गधा तो सिर्फ ढोता है, ढोता है और ढोता है और मर जाता है। तो तुम जिंदगी भर पैसा कमाते हो, घर बनाते हो, ये करते हो, कर करके थोड़ा बहुत इधर उधर खाना खा पी करके साफ हो जाते हो, एंजॉय तुम्हारे बच्चे पोते करते हैं। तुम्हारे पास कोई और रास्ता? तुम्हें एक्सरसाइज काम करना पड़ेगा। अगर योगा करो, कुछ ना
कुछ ना कुछ आपको एक्टिव लाइफ बनाना पड़ेगा, नहीं तो तुम हेल्दी, हैप्पी, स्वस्थ, सुखी जीवन जी नहीं सकते हो। तुम्हारे पास कोई रास्ता है ही नहीं। बता दो कोई रास्ता हो, वो करोड़पति हो, अरबपति हो, वो दुनिया का किसी बड़े देश का प्रेसिडेंट हो या पूरे पृथ्वी का लीडर हो, उसको भी मेहनत करना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा। देखिए लॉ ऑफ नेचर कितना स्ट्रांग होता है। अगर आप पसीना बहाते हो तो पूरी दुनिया को एंजॉय कर सकते हो। तुम्हारे पास पैसा है नहीं है, कुछ भी है नहीं है, यू आर फिट टू एंजॉय वट एवर अवेलेबल इन दिस यूनिवर्स। अगर आपका पसीना नहीं बहता है तो तुम्हारे पास कुछ भी हो, तुम कुछ नहीं एंजॉय कर सकते हो सिवाय सूखी रोटी, उबला हुआ दाल और सलाद के अलावा। अगर चाहते हो कि सब कुछ खाओ, सब कुछ एंजॉय करो, तो तुम्हें फिजिकली फिट होना पड़ेगा। और अगर फिजिकली फिट होने का एक ही रास्ता है, एक्टिविटी करो। कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इंजेक्शन ले लूं, किसी दूसरे को लगा के काम करवा दूं, तुम प्रेसिडेंट हो तो भी दौड़ना पड़ेगा, तुम बिलियनरी हो तो भी दौड़ना पड़ेगा, तुम गरीब हो, भीख मांगते हो तो भी तुम्हें करना पड़ेगा। खाना खाना है तो पसीना बहाओ। लाइफ केवल खाने की बात नहीं, कोई भी सेंस आप इंद्रियों के द्वारा एंजॉय करना चाहते हो, आपको फिट होना पड़ेगा। और उसके लिए तो आपके एक ही रास्ता है, वो क्या है? कुर्वन्नेवेह कर्माणि, काम करते रहना चाहिए। और आप कोई भी 90 से ऊपर व्यक्ति को देखो जो स्वस्थ हो, मतलब 90 से ऊपर बेड पर नहीं, चलता फिरता हो, अपना काम कर देता हो, आप देखेंगे उस एज में भी वो अपना रोज 5, 7, 8 घंटे कुछ ना कुछ करते रहते हैं। खाना बनाने से, झाड़ू पोछा करने से, बागवान बैकयार्ड में कुछ करने से, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, फिजिकली बिजी रहते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जो 90 प्लस है और स्वस्थ है पर काम धंधा नहीं करता है, बैठा रहता है, बैठी रहती है। अगर ऐसा कोई मिलेगा या तो वो बीमार होगा या बिस्तर पर होगा। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत सतम समा। समझ में आया कितना पावरफुल मंत्र है? एवं त्वयि नान्यथा इतोस्ति, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई रास्ता है ही नहीं। ठीक है? न कर्म लिप्यते नरे, कर्म मनुष्य में चिपकता नहीं है। चिपकना समझते हैं? आपको कोई चीज अच्छा लगा, आप उसके पीछे पड़ गए। कोई खाना अच्छा लगा, बस आप खाते गए। कोई व्यक्ति अच्छा लगा, बस रोज पहुंच गए उसके घर। एक कपड़ा अच्छा लगा, बस उसी को 24 घंटा हमेशा उसी को पहनने लग गए। मंत्र कहता है काम तुम में नहीं चिपकता। तो क्या मतलब है? तुम काम में चिपक जाते हो। अगर तुम्हें हेल्दी रहना है, सुखी रहना है, आपको काम करना पड़ेगा। इवन स्पिरिचुअल लाइफ भी जीना है, सन्यासी भी बनना है, तो आपको काम तो करना है। न केवल फिजिकल जरूरत के लिए, खाना पीने के व्यवस्था के लिए, इवन स्पिरिचुअल साधना में भी तो काम ही होता है ना। आप जो मेडिटेशन, स्वाध्याय वगैरह, ये तो सब काम ही है ना, करना पड़ता है। जब काम करोगे, काम का एक प्रॉब्लम है, जब भी काम करो उसका एक साइड इफेक्ट होता है। जैसे कोई भी खाना खाओ ना, उसका एक प्रॉब्लम होता है, क्या? तुम्हारे मुंह में वो चिपक जाता है, दांत में, मुंह में चिपक जाता है, तो मुंह धोना पड़ता है, हाथ मुंह कुला करना पड़ता है, नहीं तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है दांत में। अगर हाथ से खाते हैं तो हाथ गंदा हो जाता है, फिर हाथ धोना पड़ता है, चिपक जाता है ना खाना। तो कर्मों का ये एक साइड इफेक्ट है। क्या? काम करते ही हम उसमें चिपक जाते हैं, अटैच्ड हो जाते हैं। अच्छा, हम दोष क्या देते हैं? भाई काम करता हूं तो काम ही चिपक गया। मंत्र क्लैरिफाई करता है कोई काम तुम में नहीं चिपकता,
तुम काम करते करते काम में चिपक जाते हो, तुम्हें प्यार होने लग जाता है ऑफिस से, तुम्हें प्यार हो जाता है उस पर्टिकुलर काम से, तुम प्यार करते हो, काम तुमसे प्यार नहीं करता, तुम काम से अटैच्ड हो जाते हो, काम तुमसे अटैच्ड नहीं होता। जब काम करो बाय डिफॉल्ट प्रॉब्लम होगा कि तुम अटैच्ड हो जाओगे, और अटैचमेंट प्रॉब्लम क्रिएट करता है, मेंटल प्रॉब्लम। आपको हल्की फुल्की सुख तो मिल जाएगा, पर वो एब्सोल्यूट जो सुख है वो मिटता जाएगा, क्योंकि जैसे ही अटैचमेंट होगा तो पेन एंड प्लेजर का साइकिल शुरू हो जाएगा। वो मेंटल लेवल पर होगा। फिजिकली तो आप फिट रहोगे, पर मेंटली आप अभी भी प्रॉब्लम आपके अंदर है। आपके अंदर जेलेसी पैदा होगी, गुस्सा पैदा होगा, लालच पैदा होगा, और भी बहुत सारी चीजें पैदा होंगे, फ्रस्ट्रेशन होगा, डिप्रेशन होगा, लोनलीनेस आएगी, बहुत सारी चीजें आएंगी। इसका क्रेडिट तुम काम को मत देना। तुम चिपकते हो, काम नहीं चिपकता है। लोग काम करते करते भी तो दुखी मिलते हैं। ये जितने लोग सब डिप्रेशन में जीते हैं, उसमें 90% वो है जो काम करने वाला आदमी है। तो फिर आपने तो कहा काम करो तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, फिर डिप्रेशन क्यों हो रहा है, क्यों वो लोनलीनेस क्यों आ रहा है? क्योंकि उसका और एक शटल चीज को आपको समझना पड़ेगा, और क्या है, जब भी कुछ करोगे अटैचमेंट होगा। जरूरी नहीं काम से ही होगा, काम से भी होगा, काम के रिजल्ट से भी होगा, काम से जिसको इफेक्ट पड़ता है उससे भी तुम्हारा अटैचमेंट होगा। तुम खाना बना रहे हो, अब तुम्हें खाना बनाने की आदत पड़ गई है, तुम एंजॉय करते हो खाना बनाना, पर अब आपको प्रॉब्लम क्या है? खाना जिसको खिला रहे हो वो तारीफ ना करे, तुम्हें अभी भी प्रॉब्लम है कि क्यों नहीं बोला खाना अच्छा बना कि नहीं बना। इतना मेहनत करके बनाया उसने, ये भी नहीं बोला थैंक यू, आज सब्जी अच्छी बनी थी। फिर रात की नींद खराब हुई। कितना सेल्फिश लोग हैं, कितना मेरा पति पत्नी जो भी है, जो गेस्ट आया, कितने सेल्फिश है, तारीफ नहीं किया, इतना मेहनत किया। सो देन आप और बहुत सारे चीजें होल्ड करने लगते हो मेंटली। जिस काम से तुम्हें हेल्दी होना चाहिए था, वो काम तुम्हारा प्रॉब्लम बनना शुरू हो गया। फिर काम के कारण जेलेसी, अच्छा मेरे से उसने ज्यादा अच्छा बनाया, उसके पास ज्यादा आ गया, तो बहुत सारे चीजें साइड इफेक्ट्स पैदा होने लग जाते हैं। तो मंत्र सिर्फ कहता है कि बी क्लियर, काम के कारण तुम डिप्रेस्ड नहीं हो, काम के कारण तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है, तुम खुद के प्रॉब्लम क्रिएट करते हो। तुम्हें काम करते समय कुछ चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है। तो मैं 2-3 चीजें इसको क्लैरिफाई करने के लिए आपके साथ डिस्कस करेंगे। पहली चीज है कि काम जो वर्क है, ये आपके फ्रस्ट्रेशन का कॉज नहीं है। कॉज है आपका काम करते समय जो एक्सपेक्टेशन है, वो आपका फ्रस्ट्रेशन का कॉज है। बात समझ में आई? काम और काम के साथ जो एटीट्यूड है, ये दो अलग अलग चीजें हैं। आपका एटीट्यूड उस काम को करते समय आपको खुशी भी दे सकता है, आपको दुख भी दे सकता है। इट इज दैट एटीट्यूड जो आपका सुख दुख का कारण बनता है, काम नहीं। आप गंदे से गंदे काम को भी अच्छी एटीट्यूड के साथ करें, यू विल एंजॉय इट। एटीट्यूड का प्रॉब्लम है। मैं आपको एक छोटी सी इंसिडेंट सुनाना चाहता हूँ। एक स्लम एरिया में, स्लम एरिया जानते हैं जहाँ बहुत अनऑथराइज्ड कॉलोनी होती है, गरीब लोग रहते हैं, झोंपड़ी वगैरह करके रहते हैं, वहाँ बहुत गंदगी थी। बच्चे नहाते धोते नहीं थे, ठीक से सफाई नहीं होती थी, रास्ते में कूड़ा करकट पड़ा हुआ था, बहुत गंदा था। तो चेन्नई में एक इंस्टीट्यूट के कुछ बच्चे, उनके प्रोफेसर ने उनको एक काम दिया कि आप जाकर कहीं कोई एक अच्छा काम करके मुझे प्रोजेक्ट दो। तो उन्होंने गाइड किया। तो
उन्होंने कहा कि स्लम है, वहाँ बहुत गंदगी है, तो आपको वहाँ जाना है, साफ-सफाई करना है, लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा करना है कि आप साफ-सुथरा रहो। यंग एज के बच्चे, आपको पता है जो स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, उनके अंदर वो फीलिंग होती है कुछ अच्छा करने की। जैसे-जैसे बड़े होते हैं सेल्फिश हो जाते हैं, पर वो एक टीन एज में एक होता है कि वो बड़े जोश के साथ गए 8-10 बच्चे, तो उन्होंने ग्रुप बनाया, एक पर्टिकुलर स्लम में गए, तो वो हफ्ते में 2 दिन वहाँ जाने लगे, वेडनेसडे सैटरडे करके। वहाँ उन्होंने सब लोगों को बुलाया, मीटिंग की कि साफ-सफाई कितना ज़रूरी है, लेक्चर दिया, समझाया। फिर वो खुद सारा रोड साफ किया, गंदगी साफ की, बच्चों को पकड़-पकड़ के अपना पानी में उनको साबुन लगा के नहलाया, ऐसा किया। और जब कोई अच्छा काम आप करते हैं, तो पब्लिक सर्विस करते हैं, आपको अच्छा लगता है, यू फील गुड। बच्चों को भी बहुत अच्छा लगा, ये अच्छा काम है। आप किसी की सेवा कर रहे हो, किसी को हेल्प कर रहे हो सेल्फलेसली, एंड दे फेल्ट गुड। और ये 3-4 हफ्ते तक चला। हर हफ्ते 2 दिन वो जाते थे और सेम रूटीन है, उनको जो गंदगी है वो खुद साफ करते थे और बच्चों को, वहाँ के बच्चों को नहलाना, धुलाना, साफ करना, उनको साफ कपड़े भी देते थे, उनके कपड़े खुद धोते थे। वो खुद इसलिए करते थे कि वो लोगों को वहाँ मिले कि भाई एग्जाम्पल पेश हो कि भाई आपको ऐसा करना है। फिर उनको ट्रेनिंग देते थे। 4-5 हफ्ते करने के बाद उनको लगा कि अब ये लोग ट्रेंड हो गए होंगे, ये आप अपने आप करेंगे। तो उन्होंने एक दिन गए स्लम में, लोगों को बोला भाई देखो, अब आपको खुद ये सब करना है। ऐसा करके 2-3 हफ्ते तक वो नहीं आए। 3 हफ्ते के बाद जब दोबारा आए चेक करने के लिए कि क्या सिचुएशन है, देखा वही गंदगी है, बच्चे वही बिना नहाए धोए भाग रहे हैं, गंदा भाग रहे हैं, कपड़े वही गंदे पहन रखे हैं, रोड भी गंदा है, सब जगह गंदा है। तो जो सभी है, थोड़ा बहुत दुख हुआ। फिर उन्होंने दोबारा किया, सोचा शायद लोगों के अंदर इतना आसानी से वो अवेयरनेस नहीं आएगा। फिर उन्होंने मीटिंग की, समझाया, फिर 1-2 हफ्ते काम किया। फिर फिर 2 हफ्ते का गैप दिया, 2 हफ्ते के बाद फिर आए। अब जब सेकंड टाइम 2 हफ्ते के बाद आए, फिर देखा अभी भी गंदगी है, बच्चे वैसे ही हैं, माँ-बाप भी वैसे ही हैं। दे गॉट फ्रस्ट्रेटेड। उनको लगा हम गलत जगह काम कर रहे हैं, ये यूजलेस है। वो 1-2 हफ्ते उन्होंने बिना, मतलब अब उनको वो मजा नहीं था उनके लाइफ में। बड़े 50% जो जोश के साथ काम किया, क्यों उनको लगा कि ये ठीक नहीं। अब ये इस तरह के सिलसिला जारी रहा। कभी-कभी वो जो 2-3 हफ्ते नहीं जाते थे, तो वो स्लम वालों को पता लग गया कि ये हर 1-2 हफ्ते के बाद आते हैं और ये साफ-सफाई करके जाते हैं। बीच में उन्होंने 3-4 हफ्ते का गैप लिया कि चलो अब वो हो सकता है कि थोड़ा, अभी इतने दिन हो गया, 6 महीने, 8 महीने, तो 4 हफ्ते के बाद जब आए, थोड़ा लंबा गैप के बाद, उस स्लम वालों ने पूछा, आप 4 हफ्तों से क्यों नहीं आए भाई काम करने? अब तो 2 हफ्ते की गैप लेते थे, इस बार 4 हफ्ते के बाद आ रहे हो आप लोग। वो बच्चे ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए। प्रोफेसर को जाकर बोला कि सर इट्स वेरी डिप्रेसिंग वर्क है, ये नहीं चलेगा। प्रोफेसर ने पूरी इंसिडेंट सुना। उन्होंने बोला, ये काम डिप्रेसिंग नहीं है, तुम्हारा एटीट्यूड डिप्रेसिंग हो गया है। बोला अगर ये काम डिप्रेसिंग होता, ये जो तुम पहले के 2 हफ्ते गए थे, तो तुम वो 2 हफ्ते जब काम कर रहे थे, तुम एंजॉय कर रहे थे जी। काम करने के बाद आपको बहुत अच्छा फील हो रहा था जी। तो 6 महीने के बाद जो काम कर रहे हो, तो वही काम है ना, कोई नया काम तो नहीं है। पहले 4 हफ्ते तक तो तुम खुश थे, छठे महीने में आप दुखी हो। काम तो चेंज नहीं हुआ ना, ध्यान रखिएगा। इट इज द सेम वर्क। 6 महीने पहले जो काम किया था, 6 महीने के बाद भी वही काम है। फिर क्या प्रॉब्लम हुआ कि वो 2 महीने तो आप बहुत खुश रहे,
अब ये 2 महीने आप इतने फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हो क्योंकि तुम्हारा एटीट्यूड चेंज हो गया है। अच्छा, बच्चों ने पूछा क्या एटीट्यूड चेंज हुआ? एटीट्यूड है, पहले तुमने जब काम करने गए थे, तुम सेल्फलेस भाव लेकर गए थे कि हम किसी के भला करने जा रहे हैं, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन कि दूसरा उसके बदले आपको क्या देगा। 2-3 महीने के बाद आपकी एटीट्यूड में चेंज होने लगा। क्या चेंज? कि अब आप एक्सपेक्टेशन आपका आने लगा। क्या? कि अब लोग अपने आप करेंगे, लोग अपने आप सीखेंगे, लोग हमें कहेंगे कि आप अच्छे काम कर रहे हो, लोग कहेंगे थैंक यू, यू हैव डन ए गुड जॉब फॉर अस। आपको वो आपके अंदर अंदर ये बढ़ता गया, आपको उनसे अप्रिसिएशन नहीं मिला, उल्टा लोगों ने आपसे एक्सपेक्ट करने लगा कि नौकरों की तरह कि आप ही काम करो। वो एक्सपेक्टेशन आपका फुलफिल नहीं हुआ जो अप्रिसिएशन मिलना चाहिए था। दूसरा, आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लोग ट्रेंड हो जाएंगे, अब अपने आप करने लगेंगे, आप 2 महीने के बाद आ जाओगे, वो एक्सपेक्टेशन भी फुलफिल नहीं हुआ। आप फ्रस्ट्रेटेड हो आपके एक्सपेक्टेशन के कारण, कर्म के कारण नहीं। तुम्हें जो मैंने काम दिया था वो काम पहले दिन भी वही था, आज भी वही है। पहले दिन अगर तुम्हें सुख दिया, आज क्यों दुख दे रहा है? तो काम प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारा एटीट्यूड प्रॉब्लम है। मेरी बात समझ में आई? अब हम इस चीज को थोड़ा एनालाइज करते हैं। काम करना मेरे हाथ में है, मैं करूं न करूं, काम करूं ज्यादा करूं। मैं खुश रह सकता हूं अगर मैं काम को ठीक से करूं, आई कैन बी हैप्पी, क्योंकि मेरे हाथ में है। मैंने गलत भी किया तो भी खुश हो सकता हूं, क्योंकि चलो मैंने ट्राई किया, गलत हुआ। पर आप दुखी कब हो रहे हो? जब काम के रिजल्ट से आप एक्सपेक्ट करते हो, रिजल्ट तुम्हारे हाथ में नहीं होता है। रिजल्ट दूसरे के हाथ में है, दूसरा मुझे अप्रिशिएट करे, दूसरा मेरे हिसाब से चेंज हो जाए। दूसरे पर तो तुम्हारा चलेगी नहीं ना, दूसरा तो दूसरा है, वो क्यों तुम्हारा सुनेगा? इसका शटल लाइन क्या समझ रहे हैं? सूक्ष्म में क्या इसका भाव है? इसका मतलब तुम अपनी खुशी को दूसरों के पास बंधक बना रहे हो। तुम मुझे अलाउ करोगे तो मैं खुश बनूंगा, तुम मुझे अलाउ नहीं करोगे, लेट नहीं करोगे तो मैं खुश नहीं रहूंगा। मतलब मेरी खुशी का चाबी अब मेरे पास नहीं है, उन लोगों के पास है। वो लोग अप्रिशिएट करेंगे तो मैं खुश हो जाऊंगा, वो लोग हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से काम करने लग जाएंगे तो मैं खुश हो जाऊंगा, वो नहीं करेंगे तो मैं दुखी, फ्रस्ट्रेटेड, डिप्रेस्ड हो जाऊंगा। तो तुम्हारे सुख और दुख की चाबी तुम्हारे काम में नहीं, तुम्हारे काम के एक्सपेक्टेशन में है, और एक्सपेक्टेशन का फुलफिलमेंट तुम्हारे हाथ में कभी नहीं होता है, वो हमेशा दूसरों के हाथ में होता है। या तो मनुष्यों के हाथ में, या नेचर के हाथ में, या परमात्मा के हाथ में, किसी ना किसी के हाथ में होता है, तुम्हारे हाथ में तो कतई नहीं होता है। तुम स्पेस शटल बना सकते हो भेजने के लिए, फुल प्रूफ अरेंजमेंट करके, कोई एक 0.0001 का भी चांस नहीं, कोई उसमें कोई कमी रह जाए, पर तब भी स्पेस शटल जा करके एक्सीडेंट हो जाता है। क्यों? वन स्पेस शटल तुम्हारे हाथ से निकल गया, अब वहां बहुत सारे फैक्टर आ गए, नेचर है ना, स्पेस शटल के अंदर लोग हैं, उनकी एबिलिटी है, उनकी स्टेट ऑफ माइंड है, इंटेलेक्ट है, नेचर है, बहुत कुछ आ जाता है ना।
तो एक्सपेक्ट रिजल्ट तुम्हारे हाथ में नहीं होता है। ये तो गीता में आपने डिटेल में पढ़ा है दूसरे चैप्टर में ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। इसका भाव यही है कि तुम जितना मर्जी कर सकते हो, फल तो तुम्हारे हिसाब से नहीं मिलेगा। अगर सुखी रहना चाहते हो, फलों का एक्सपेक्टेशन छोड़ दो। तो अटैचमेंट कर्म में नहीं होता है किसी का भी। अटैचमेंट कहाँ होता है? कर्म से होने वाले जो रिजल्ट्स होते हैं। रिजल्ट हमेशा तुम्हारे कंट्रोल में तो कभी नहीं होता, वो हमेशा दूसरों के कंट्रोल में होता है। इसीलिए वर्क इज नॉट कॉज ऑफ योर फ्रस्ट्रेशन, योर एटीट्यूड इज द कॉज ऑफ योर फ्रस्ट्रेशन। एटीट्यूड बिलोंग टू यू। तुम अपना एटीट्यूड चेंज कर दो, यू विल बी हैप्पी। तुम खुश हो जाओगे या दुखी हो जाओगे। तुम चाहो तो एक काम कर सकते हो, काम करते समय क्या अपना एटीट्यूड पर काम करो, दूसरों पर नहीं। तुम अगर अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखो, यू विल बी हैप्पी इवन इन नेगेटिव सिचुएशन, इवन इन ऑल द डिस्ट्रेसेस। अगर एटीट्यूड तुम्हारा रॉन्ग है, अच्छा से अच्छा काम करो तो भी फ्रस्ट्रेटेड होगे, मेरे हिसाब से काम नहीं हो रहा है, आप दुखी हो जाओगे। ये जो टीम वर्क होता है ना, आप लोग तो सब मोस्ट ऑफ यू कॉर्पोरेट फील्ड में काम करते होंगे, तो आपको पता है प्रोजेक्ट वगैरह होता है, टीम वर्क आपको में काम करना पड़ता है टीम में। क्या जब आप टीम बना के काम करते हैं आपकी हर बात सुनी जाती है? नहीं, किसी की चलती है, किसी की नहीं चलती है। अच्छा, जो कूल पर्सन है वो क्या करता है? कूल एंड काम, वो लेट इट भी करता है। ठीक है भाई, 10 लोग हैं, मैंने अपनी बात रखी, अब ठीक है जो होगा देखा जाएगा, अब तो मेरा तो अकेला नहीं है। तो ग्रुप डिसीजन होता है, अच्छा हो बुरा हो, एवरीवन टेक्स दैट इजीली। पर उसमें एक आधा होते हैं सीरियसली ले लेते हैं, मेरी बात नहीं सुनी गई, मेरी बात को रेस्पेक्ट नहीं मिला, अब परेशान है, दुखी है, ईगो हर्ट हुआ, और किसी को फर्क नहीं पड़ा। सब ग्रुप मीटिंग खत्म हुई, सब गए है ना, खाए पिए एंजॉय। ये व्यक्ति दुखी परेशान अंदर से घुटता हुआ जाकर घर में भी जाकर के परेशान। पत्नी ने पूछा क्या हुआ? भाई कुछ नहीं, नहीं नहीं कुछ नहीं, बस थोड़ा सरदर्द हो रहा है। सरदर्द काम के कारण नहीं हुआ, काम के पीछे एटीट्यूड के कारण हुआ। एटीट्यूड तुम्हारे हाथ में है, चेंज योर एटीट्यूड। यू कैन नॉट चेंज द पीपल, दुनिया को बदल नहीं सकते हो, खुद को बदल सकते हो। खुद के एटीट्यूड चेंज करो, गंदे दुनिया में भी एंजॉय करोगे। एटीट्यूड चेंज नहीं करोगे, स्वर्ग में भी दुखी मिलोगे। एटीट्यूड चेंज कर दो, नर्क में भी मजा आएगा। इट्स अप टू यू। यही कह रहा है, न कर्म लिप्यते नरे। कर्म तुम में नहीं चिपकता, तुम कर्म में चिपक जाते हो। किसके द्वारा? एक्सपेक्टेशन के द्वारा। मैसेज क्या है? एटीट्यूड। एटीट्यूड तुम्हारा है, चेंज योर एटीट्यूड, इट इज योर इंटरनल। अच्छा, ज्यादातर लोगों की प्रॉब्लम क्या है? काम तो दिखता है, काम एक्सटर्नल होता है, पर एटीट्यूड इंटरनल होता है। हम कभी उसको असेस नहीं कर पाते, एनालाइज नहीं कर पाते। कोई बताने वाला होना चाहिए, भाई भाई देखो ये प्रॉब्लम काम का नहीं है, ये तुम्हारे एटीट्यूड का है। कोई बताने वाला होना चाहिए, और वो बताए तो हमें एक्सेप्ट भी करनी पड़ेगी, फिर हमारे जीवन में खुशी आएगी। तो ये बेसिकली इसका भाव है। कोई क्वेश्चन, टाइम हो गया है तो क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हैं, यहीं कंक्लूड करना है। चलिए प्रार्थना कर लेते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।